हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और इसके पहले हम ऑलरेडी 2 पार्ट कवर कर चुके हैं चैप्टर 8 तक। आज जो है चैप्टर 9 से हम शुरू करेंगे। सेक्शन 43 से हमें कवर करना है। इसके पहले 2 वीडियो में हम सेक्शन 42 के आसपास तक कवर कर चुके थे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उनको आप देख लें, अच्छे से समझ लें। उसके बाद आप जो ये 3rd पार्ट है इसको शुरू करें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं सेक्शन 43 से। चलिए, चैप्टर 9 है। कई बार क्वेश्चन देखा गया है कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है चैप्टर 9 और एक चैप्टर 11, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। 11 जो है ऑफेंसेस से रिलेटेड है और 9 आपके सामने है जो कि पेनल्टीज, कंपनसेशन एंड एडजुडिकेशन से संबंधित है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि किस चैप्टर में पेनल्टीज दी हुई है, किस चैप्टर में ऑफेंसेस से संबंधित वगैरह वगैरह, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। तो दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 43 बात करता है पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा। बात करता है अगर कोई व्यक्ति बिगर परमिशन के ओनर की परमिशन के बगैर या फिर कोई भी अदर पर्सन जो इंचार्ज है उस कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क का, इन तीनों की परिभाषा आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन क्लॉज में मिल जाएंगी। ठीक है। अब इसे कंप्यूटर नेटवर्क हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लैन वैन मैन मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाके वहां पर देख भी सकते हैं। पहले वाला वीडियो में हमने बात की थी सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज के अंदर। यहाँ पर बात हो रही है, बात करता है कि कोई व्यक्ति ओनर के बिगर परमिशन के या कोई भी जो इंचार्ज है उसके बिगर परमिशन के क्या कर रहा है, एक्सेस पाने की कोशिश कर रहा है या एक्सेस पा लेता है उस कंप्यूटर नेटवर्क पर, कंप्यूटर सिस्टम पर, या फिर डाउनलोड कर लेता है कोई कॉपी या एक्सट्रैक्ट, कोई एक्सट्रैक्ट कर लेता है, कोई डेटा निकाल लेता है उस कंप्यूटर डेटाबेस से या कोई इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। ठीक है। देन तीसरा, इंट्रोड्यूस और कॉज इंट्रोड्यूस एनी कंप्यूटर कंटामिनेंट, मतलब कोई वायरस वायरस छोड़ देता है। आपने मूवी देखी होगी मिक्की वायरस करके आई थी, या कोई भी ऐसी मूवी आप देखते होगे, हॉलीवुड की मूवीज देखते होगे कि कंप्यूटर जो है वायरस वगैरह इंसर्ट कर देते हैं पेन ड्राइव की मदद से या ऑनलाइन कुछ ऐसा भेज के। तो इस तरीके से अगर कोई कंप्यूटर वायरस वगैरह इंट्रोड्यूस कर देता है सामने वाले के कंप्यूटर में, डैमेज कर देता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर सिस्टम को। आपने देखा होगा कितने मेलवेयर वगैरह वगैरह आते रहते हैं। सरकार लोगों को इन्फॉर्म भी करती रहती है, बताती भी रहती है कि ऐसा एक वायरस चल रहा है कि जहां पर आप अगर गलती से उस लिंक को क्लिक कर लें या इसको आप कुछ ऐसा डाउनलोड कर लें तो आपका फोन जो है, आप ही को उसकी परमिशन नहीं मिलती है अंदर करने के लिए, और फिर वो एक रैंसम मनी वगैरह मांगते इस तरीके से। तो ऐसा कुछ भी अगर होता है तो ये भी इस क्राइटेरिया, इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा। देन damages or causes disruption of any computer, deny or cause the denial of access to any person, जो authorized है उस कंप्यूटर के एक्सेस के लिए, उसी को डिनाइल कर दी एक्सेस, उसी को एक्सेस नहीं मिल रही है। प्रोवाइड्स एनी असिस्टेंस टू एनी पर्सन, जो कि एक्सेस लेना चाहता है कंप्यूटर वगैरह में, जो इस एक्ट के अंदर कोई उल्लंघन करना चाहता है। चार्जेस दी सर्विस अवेल्ड ऑफ, डिस्ट्रॉय, डिलीट कर दे, कुछ स्टील कर ले, कोई इंफॉर्मेशन कंसील कर ले, तो इस तरीके से वो जो है लाइबल होगा डैमेजेस देने के लिए, कंपनसेशन, वाई ऑफ कंपनसेशन टू द पर्सन सो अफेक्टेड, जिसका भी डेटा चुराया, जो भी कुछ किया, तो उसको जो भी डैमेज हुआ है उसका कंपनसेशन देगा। देखो, इसकी पेनल्टी आपको मिल जाएगी। अगर आप बात करें तो इस सेक्शन को पढ़ा जाना चाहिए सेक्शन 66 के साथ। रीड अलोंग विद सेक्शन 66 के साथ इसको पढ़ा जाना चाहिए। वैसे तो हम वहां पर भी देखेंगे, ऑफेंसेस वाला जो चैप्टर 11 है उसमें बात की गई है कि इसके लिए जो सजा है 3 साल की सजा और 5 लाख का फाइन लगता है। यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ है अलग से, बट हम जब ऑफेंसेस पढ़ते हैं वहां पर पर्टिकुलरली उन्होंने वहां पर पेनल्टी और फाइन वगैरह बताया हुआ है ये सब चीज़ों के लिए। ये बात करता है कि वो लायबल होगा डैमेजेस पे करने के लिए। फिर उन्होंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया कंप्यूटर कंटामिनेंट मतलब क्या होता है, कि ऐसे कोई सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडिफाई, डिस्ट्रॉय, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप चाहें तो एक बार रीड कर लें। कंप्यूटर वायरस वगैरह आपको जनरली मालूम है क्या होता है। ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं, इसको आप एक बार रीड कर लें अगर आप चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 43A बात करता है कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। बात करता है कि वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट पोजेसिंग, डीलिंग और हैंडल कर रहा है कोई सेंसिटिव पर्सनल डेटा या इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर रिसोर्स में, जो कि उसके द्वारा ओन करता है, कंट्रोल करता है या ऑपरेट करता है। ठीक है। अब उस चीज को करने में वो अगर नेग्लिजेंट है, उस चीज को इंप्लीमेंट करने में या मेंटेन करने में, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर वगैरह, वो नेग्लिजेंट है अपने पार्ट पे, तो अगर उससे लॉन्गफुल लॉस हो जाता है या गेन हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो लायबल होगी पे करने के लिए डैमेजेस कंपनसेशन द्वारा।
ये बात करता है आपका सेक्शन 43। मतलब कोई एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि प्रोटेक्ट कर रही है डेटा को, उसका काम ही प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उसके पास ऐसे कुछ सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस प्रोसीजर वगैरह हैं, या जो हम बोलते हैं ना एक सिस्टम है, सिक्योर सिस्टम है, बट वो अगर नेग्लिजेंट है और उससे अगर इस तरीके से कुछ होता है तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। देन यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या, कोई भी कंपनी अगर फर्म है तो फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सब आ जाएगा उसके अंदर, तो इसको आप एक बार रीड कर लें। सेक्शन 44 बात करता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न एक्सेट्रा। अगर आप इंफॉर्मेशन या कोई भी रिटर्न वगैरह आपको फर्निश करना था और आप फेल हो जाते हो करने में, तो भी यहाँ पर पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जो कि रिक्वायर्ड है इस एक्ट के अंदर कि उसको क्या करना है, फर्निश करना है डॉक्यूमेंट, रिटर्न, रिपोर्ट, किसको, कंट्रोलर को या सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, दोनों का ही नाम लिया है देखिए, कंट्रोलर को भी या जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होता है उसको, और वो फेल हो जाता है व्यक्ति, तो पेनल्टी लगाई जाएगी, और पेनल्टी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होगी। 1.5 लाख से ज्यादा की पेनल्टी नहीं होगी, ये एमसीक्यू बन सकता है। नॉट एक्सीडिंग 1,50,000 रुपीज फॉर ईच सच फेलियर, वेरी इंपॉर्टेंट। एक फेलियर की बात कर रहे हैं कि एक फेलियर की जो पेनल्टी होगी वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन दूसरा बात कर रहा है, इसको रिटर्न वगैरह फाइल करना था, फर्निश करना था इंफॉर्मेशन विद इन दी टाइम स्पेसिफाइड। ऊपर तो फेल हो गए, नीचे एक जो टाइम स्पेसिफाइड था 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, उतने में अगर इन्होंने नहीं किया तो बोल रहे हैं 5,000 रुपए से ज्यादा की पेनल्टी नहीं होगी हर दिन की। कितने से ज्यादा नहीं होगी, 5,000, दोनों में डिफरेंस है। यहां पर विद इन स्पेसिफाइड टाइम जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप हाईलाइट कर लो, ठीक है, तो उससे दोनों में डिफरेंशिएशन हो जाएगा और आपको समझ में आएगा इजीली। तीसरा बात कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी आप डीलिंग वगैरह कर रहे हो, डेली का जो लेन देन कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो आपको मेंटेन करना था, आपने मेंटेन नहीं किया तो पेनल्टी 10,000 रुपए से ज्यादा की हर दिन की नहीं होगी, 10,000 रुपीज। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 45 रेसिड्यूरी पेनल्टी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए ये ऊपर वाले से भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बढ़िया होते हैं और आते भी हैं कि कहीं भी इस एक्ट में आपने कॉन्ट्रावेंशन किया और उसकी पेनल्टी मेंशन नहीं है या सेपरेटली प्रोवाइड नहीं करी गई है पेनल्टी, चाहे तो इस लाइन को आप हाईलाइट कर सकते हैं, नो पेनल्टी हैज बीन सेपरेटली प्रोवाइडेड, अलग से कोई पेनल्टी नहीं बताई है, तो कितनी पनिशमेंट होगी, तो यहां पर जो है आपको कंपनसेशन देना होगा नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज, जो भी व्यक्ति अफेक्टेड है उस कॉन्ट्रावेंशन या पेनल्टी से 25,000 से ज्यादा की नहीं होगी। तो यहां पर आप साइड में इसको लिख लें 25,000 रुपीज, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपसे कोई बोले कि यार इस एक्ट का उल्लंघन किया और कोई भी पेनल्टी कहीं कुछ नहीं दी हुई है तो क्या पेनल्टी लगाई जाएगी, तो आप बोल सकते हैं 25,000 से ज्यादा की नहीं लगाई जाएगी, 25,000 के अंदर अंदर होगा। और अंदर अंदर कितना होगा, तो वो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ऑफेंस है, ठीक है, वो भी डिटरमाइन करने का हम देखेंगे, कहीं ना कहीं पढ़ेंगे इसके बारे में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 46 पावर टू एडजुडिकेट। पावर टू एडजुडिकेट बात करता है इस चैप्टर के अंदर अगर कोई व्यक्ति अगर उल्लंघन कर दे प्रोविजंस का, इन इस एक्ट में कोई रूल्स रेगुलेशन किसी का भी अगर उल्लंघन कर दे तो ऑब्वियसली हमने देखा पेनल्टी कंपनसेशन वगैरह लगाया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना इस चीज के लिए क्या कर रही है, अपॉइंट कर रही है एक ऑफिसर को जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको हाईलाइट कर लो, या फिर इक्विवेलेंट ऑफिसर होगा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, उस रैंक का, उसको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बना रहे हैं भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो कौन होगा, ऐसा ऑफिसर, ऐसी रैंक का ऑफिसर जो कि डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इससे नीचे का नहीं होना चाहिए, और या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ऐसा ही कोई इक्विवेलेंट पद पे हो कोई, वैसा कोई ऑफिसर होगा जिसको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वापस से बोल रहा हूं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया है उसका जो भी जुरिडिक्शन होगा वो अपने मैटर्स वगैरह देखेगा, और कितना एक जुरिडिक्शन क्या होगा अगर हम बात करें तो कितने तक के मैटर्स देख सकता है, ठीक है, जितने मैटर, तो यहां पर आपका क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है ये वो वाले दावे देख सकता है जिसमें इंजरी या डैमेज जो है 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। मतलब 5 करोड़ के अंदर अंदर का अगर किसी को इंजरी, किसी को डैमेज हुआ है, किसी ने दावा क्लेम किया है कि भैया ये फलाने व्यक्ति ने या ऐसा कुछ करके मुझे इतना हुआ है, तो 5 करोड़ तक का मामला तो ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर देखेगा। वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये आपका एमसीक्यू है। प्रोविजो बात करता है जो जुरिडिक्शन है इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लेम फॉर इंजरी और डैमेज एक्सीडिंग 5 करोड़, तो फिर वो जाएगा कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास। बिल्कुल साइड में लिख लो कि 5 करोड़ से कम की बात है
तो एओ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और 5 करोड़ से ऊपर की बात है तो सीसी कॉम्पिटेंट कोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 2। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है आफ्टर गिविंग द पर्सन, देखो जब भी ऐसा कोई फैसला दिया जाता है मैं हमेशा बोलता हूं कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ओबीएच कहते हैं जिसे, ठीक है, वो दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि भाई आपको कुछ बोलना है इस बारे में, आपके ऊपर हम इतनी पेनल्टी लगा रहे हैं, आप कोई सफाई देना चाहते हो, तो वो दी जाती है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर पर्सन जो रिफर्ड है सबसेक्शन 1 में, जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा रिप्रेजेंटेशन करने की, कि भाई अगले को कुछ कहना है तो उसको कहने का मौका दिया जाए, एंड इंक्वायरी के बाद अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई उल्लंघन हुआ है इस एक्ट के अंदर, तो वो पेनल्टी वगैरह कंपनसेशन वगैरह लगा देगा। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 3। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अनलेस वो पोजेस करता हो और एक्सपीरियंस होना हो उसको, मतलब कुल मिलाकर बोल रहे हैं कि तब तक उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, मतलब उस व्यक्ति को नहीं किया जाएगा जिसको एक्सपीरियंस नहीं है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में, लीगल में, जुडिशियल एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। मतलब कुल मिलाकर ये जो है एक क्वालिफिकेशन सॉर्ट ऑफ है, ये होनी चाहिए। और बाकी तो हमने देख ही लिया था कौन अपॉइंट होगा, डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इक्विवेलेंट ऑफिसर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 4। एक से ज्यादा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो स्पेसिफाई करेगी कौन सा मैटर किसके पास जाएगा। देन सबसेक्शन 5 बात करता है जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर उसके पावर कैसी होगी, सिविल कोर्ट जैसी पावर होगी, जो कि अपीलेट ट्रिब्यूनल को दी जाती है 58 के 2 में, अभी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल प्रोसीडिंग बिफोर इट, ये सब आपको मालूम ही है, जो भी प्रोसीडिंग उसके समक्ष चली जाएगी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। सेक्शन 193 टू 28 बिल्कुल सिमिलर, हर जगह चिपका हुआ रहता है इस तरीके से। डीम टू बी सिविल कोड माना जाएगा 345 346 के तहत। तो ये सब ना क्वेश्चन इसमें बनते तो नहीं है जनरली, बट इन केस बन गए तो आप एक बार रीड कर लेना, हर जगह कॉमन होता है तो आपको इजीली याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 47। जैसा देखो बात की थी हमने कि क्या चीज पर डिपेंड करता है कितनी पेनल्टी, कितना कंपनसेशन लगाया जाए, तो मैंने आपको बताया था ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। अब वही कुछ फैक्टर्स इन्होंने मेंशन कर दिए सेक्शन 47 के अंदर कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है पेनल्टी कंपनसेशन किस चीज पर डिसाइड करेगा, कौन से वो फैक्टर्स होंगे जिनको देखते हुए वो क्वांटम ऑफ कंपनसेशन डिसाइड करेगा। तो ये आपके 3 कुछ फैक्टर्स है, जैसा कि पहला कि भाई अगले व्यक्ति ने जिसने ऐसा कुछ किया है उसको कितना अनफेयर एडवांटेज हुआ है, कितने लाखों का उसको फायदा हुआ है, क्या वो क्वांटिफिएबल है, क्या गिना जा सकता है, तो वो चीजें भी देखी जाएंगी। दूसरा, लॉस कितना हुआ है अगले व्यक्ति को उस डिफॉल्ट के चलते। तीसरा, क्या ये जो नेचर, ये जो डिफॉल्ट हुआ है, क्या ये रिपीटेटिव नेचर का है कि बार बार हो रहा है या पहले भी कर चुका है ये व्यक्ति। इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा कंपनसेशन तय करते हुए। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये वो वाले क्वेश्चन है जहां पर ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है। मैं क्लियर कट बोल रहा हूं आपको, ठीक है, आप देख भी लेना, आपको समझ में भी आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 9 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। चैप्टर 10 पढ़ते हैं। चैप्टर 10 बात करता है अपीलाट ट्रिब्यूनल के बारे में। इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो यहाँ पर अपीलाट ट्रिब्यूनल जो है थोड़ा सा अद्भुत है। बात करता है अपीलाट ट्रिब्यूनल, जैसे कि हमने देखा था, हमने पढ़ा था एनडीपीएस का जो थर्ड पार्ट है, उसमें हमने देखा था कि वहां पर अपीलाट ट्रिब्यूनल कॉल था कि जो 12 के 1 में जो स्मगलर एक्ट का था, अपीलाट ट्रिब्यूनल जो उस एक्ट में था, वही हम पढ़ते हैं एनडीपीएस एक्ट में। वैसे ही यहाँ पर जो अपीलाट ट्रिब्यूनल है वो कौन है, तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलाट ट्रिब्यूनल, जो कि सेक्शन 14 में गठन हुआ है ट्राई के अंदर। ट्राई बोले तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको ट्राई भी कहा जाता है। 1997 के 14th सेक्शन में जो अपीलाट ट्रिब्यूनल है, वही उसकी अपीलाट ट्रिब्यूनल का मतलब यहां पर लिया गया है, और उसका नाम क्या है, द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलाट ट्रिब्यूनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार इससे बना भी है और बन सकता भी है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जुरिसडिक्शन वगैरह बताएगी इनको, ठीक है, वो सब तो 49 ये ओमिट हो चुका है। 50, अच्छा ओके, ये सारे ओमिट हो गए हैं यहाँ पर। डायरेक्ट 52D से फिर यहाँ पर इन्होंने शुरू किया है। ओके, 52D डिसीजन बाय मेजोरिटी है, ये सब आप पढ़ लेना, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप इसको देख लेना। मेंबर ऑफ अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर हैं, तो वही सब वैसा लिखा होगा कि 2 मेंबर हैं और वो डिफर कर रहे हैं ओपिनियन में, तो क्या होगा, तो तीसरे को पकड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि मेजोरिटी के हिसाब से डिसाइड होता है, इसको आप रीड कर लेना, उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देन 55 जो है इसको भी आप देख लेना।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट 57, वेरी इंपॉर्टेंट 57 पे आ जाइए। यहाँ पर क्वेश्चन भी आपका 2009 में आया हुआ है एमपीएडीपीओ का। ओके 57 बात करता है अपील टू अपीलाट ट्रिब्यूनल। देखिए क्या बोलता है। अब यहाँ पर क्या हो रही है, अपील हो रही है। अभी तो हमने देखा अपीलाट ट्रिब्यूनल कौन है, ट्राई के अंदर जो है वो अपीलाट ट्रिब्यूनल सेक्शन 14 से लिया गया है। तो उसको अपील कितने दिन में की जाएगी, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले बात करता है कोई भी व्यक्ति जो एग्रीव्ड है, ठीक है, किसके ऑर्डर से, कंट्रोलर के, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के। हमने देखा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होगा, डायरेक्टर। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके सो अगर उनसे कोई व्यक्ति हताश है, निराश है, एग्रीव्ड व्यक्ति है, तो वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है अपील। किसको, अपीलाट ट्रिब्यूनल को। बढ़िया है, कर दे। दूसरा, जो अपील करेगा अपीलाट ट्रिब्यूनल को फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। बात करी जा रही है कि भैया सुनो, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कोई डिसीजन दिया पर दोनों पार्टियों की सहमति से दिया, कि भाई दोनों ने एग्री किया और फिर वो डिसीजन दिया गया, उसमें कोई अपील नहीं होगी। क्यों? इसका रीजन, एकमात्र रीजन है कि भैया आप दोनों ने हाँ भरी थी, उस हिसाब से मतलब कुछ समझौता टाइप वाला डिसीजन हुआ है जैसा भी, और आप दोनों की कंसेंट थी उसके अंदर, तो फिर उस चीज की अपील नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज को ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज, अगेन एन एमसीक्यू। ओके सो तो इसको ध्यान रखिए जाएगा कि अपील जो है यहां पर फाइल की जा रही है विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज। ये एक एमसीक्यू है। फ्रॉम द डेट ऑन विच अ कॉपी ऑफ ऑर्डर मेड बाय द कंट्रोलर। ऑब्वियसली कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जिस दिन डिसीजन दिया, जो कॉपी ऑफ ऑर्डर दिया, उससे 45 दिन के अंदर अंदर। दिस इज एमसीक्यू, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके तो अकम्पनीड होगा, फीस वीस जो भी होगी वो देना रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। देन प्रोविजो पे आ जाएं। प्रोवाइडेड दैट अपीलाट ट्रिब्यूनल में एंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 45 डेज, अगर वो सफिशिएंट कॉज दे दे तो ये हम देखते हैं कि 45 दिन बाद भी हो सकती है अगर सफिशिएंट कॉज दे दिए जाएं तो। ऑल राइट। Then subsection 4 की ओर बढ़ते हैं। On receipt of an appeal under subsection 1, appellate tribunal may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, obvious सी बात है, ओबीएस दिया जाता है, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ आपको, ओबीएस दिया जाएगा। उसके बाद फिर वो चाहे तो उसी ऑर्डर को कंफर्म कर दे, मॉडिफाई मतलब चेंज कर दे, या फिर सेट असाइड मतलब बिल्कुल खारिज कर दे। देन अपीलाट ट्रिब्यूनल जो है कॉपी ऑफ ऑर्डर जो भी देगा वो उसकी कॉपी भेजेगा, पार्टीज जो तो अपील है उनको भी भेजेगा, और कंसर्न कंट्रोलर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर उनको भी भेजेगा। इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि ये जो भी फैसला है ये कितने समय में इस केस को डिस्पोज करना है अपील को। तो अपील जो फाइल की गई है इसको एज सुन एज पॉसिबल इसको डिस्पोज करना है 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अपील। ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखो अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं, काफी कुछ सब सेक्शन हमने पढ़ लिए इस सेक्शन के अंदर। 57 के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, मैं एक आपको बार में बता देता हूं एमसीक्यू कहां से बनेगा, और वहीं से बनेगा ये भी लिख के दे देता हूं, ठीक है, और उसके अलावा कहीं और से बनेगा भी नहीं। ओके सो सबसे पहला एमसीक्यू बन सकता है आपका कि जो व्यक्ति एग्रीव्ड है वो कितने समय के अंदर अंदर अपील फाइल करेगा, 45 दिन के अंदर। ये आपका एमसीक्यू है। दूसरा, कंसेंट ऑफ पार्टीज है, तो क्या अपील की जा सकती है, बिल्कुल नहीं की जा सकती है, दूसरा एमसीक्यू है। तीसरा एमसीक्यू है आपका कि कितने दिन में, कितने समय में ये जो है खत्म कर देना है, जो अपील है इसको डिस्पोज ऑफ कर देना है, तो 6 महीने के अंदर। ये 3 मेजर क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ बना तो आपसे वैसे ही बन जाना है। ओके सो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 58 प्रोसीजर एंड पावर ऑफ अपीलाट ट्रिब्यूनल है। अब ये वही सब प्रोसीजर होते हैं, इनको आप इजीली पढ़ सकते हो कि जो अपीलाट ट्रिब्यूनल है वो बाउंड नहीं है सीपीसी के तहत, वो खुद का नेचुरल जस्टिस से चलेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बनने को बन सकता है कि ये गाइड किया जाएगा बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दूसरी चीज यहाँ पर कैसे इसके फंक्शंस होंगे, तो जो सिविल कोर्ट के होते हैं जैसे कि ये सब समन करना, एफिडेविट पे एविडेंस वगैरह लेना, कमीशन इशू कर देना, रिव्यू करना डिसीजन को, है ना, कुछ चीज इनको चाहिए तो उसको एनफोर्स कराना, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सब वही जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, यही सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी, तो इसको आप रीड कर लें। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, तो अपीलांट जो है मे ईदर अपीयर इन पर्सन, या तो पर्सन में हो जाए या फिर ऑथराइज कर दे किसी को, एक या एक से ज्यादा लीगल प्रैक्टिशनर को या कोई ऑफिसर को, कि भाई उसका केस के समक्ष वो प्रेजेंट रहे बिफोर अपीलाट ट्रिब्यूनल। ओके देन सेक्शन 60 बात करता है लिमिटेशन के बारे में, कि भाई जो प्रोविजन है लिमिटेशन एक्ट 1963 के वो अप्लाई होंगे टू एन अपील मेड टू अपीलाट ट्रिब्यूनल। देन 61 सिविल कोर्ट के पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है। यहाँ पर बोलता है कि कोई भी कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं होगी यहाँ पर एंटरटेन करने के लिए कोई सूट और प्रोसीडिंग, जिन उन मैटर्स में जहां पर
एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है मामले देखने के लिए, या फिर अपीलाट ट्रिब्यूनल को अपॉइंट किया गया है मामले देखने के लिए, वहां पर कोर्ट के पास देखो हर एक का स्पेसिफिक अगर ड्यूटी दे दी गई है तो फिर वो वाली ड्यूटी देखेगा, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ओके देन आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 62 बात करता है अपील टू हाई कोर्ट। आई होप कि मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा स्पीड में कवर करने की कोशिश करता हूँ। अदरवाइज जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको मालूम है कि मैं वहां पर समय देता हूँ। ओके सेक्शन 62 बात करता है हाई कोर्ट में अपील कितने दिन में होगी, तो 60 दिन में होगी। इसको बिल्कुल सिंपली साइड में लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपील जो है हाई कोर्ट में 60 डेज में यहाँ पर की जा रही है। तो कोई व्यक्ति एग्रीव्ड, किसके ऑर्डर से एग्रीव्ड है? अपीलाट ट्रिब्यूनल के। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है बाय डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द अपीलाट ट्रिब्यूनल, तो वो देखो इसको ना एक सीक्वेंस वाइज बना लो आप, कि हमने देखा ऊपर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, और अगर कंट्रोलर वगैरह के ऐसे कोई आदेश का जो अपील है वो हो रही थी अपीलाट, ओके अपीलाट ट्रिब्यूनल के में। अब ट्रिब्यूनल का आदेश दिया तो फिर अपील हो रही है हाई कोर्ट में, और ऐसे लिखते भी जाओ कि यहाँ से यहाँ अपील 45 डेज, यहाँ से यहाँ 60 डेज, तो क्या एक सीक्वेंस बन जाएगा और बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाएगा। ओके सो यहाँ पर अपील हो रही है हाई कोर्ट, बट किसके डिसीजन से हो रही है? अपीलाट ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन दिया, उससे कोई व्यक्ति हताश है, निराश है, तो वो कर रहा है अपील 60 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द डिसीजन और द ऑर्डर ऑफ द अपीलाट ट्रिब्यूनल, किसी भी क्वेश्चन पे, फैक्ट पे या लॉ पर, राइट। चलिए देन वही वाली बात कि अगर सफिशिएंट कॉज दिया तो आगे भी हम समय दे देंगे। कितना समय देंगे? तो बोलता है कि हाई कोर्ट अगर लगे उसको सेटिस्फाई हो जाता है कि कोई सफिशिएंट कॉज के कारण फाइल नहीं कर पाया, तो फर्दर पीरियड, बट 60 दिन से ज्यादा नहीं, तो आप 60+60 लिख सकते हो। ठीक है, 60 दिन और दे दिए जाएंगे बट उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 63 कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रवेंशन। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं कंपाउंडिंग वगैरह से, कि कंपाउंडिंग क्या सलाह, क्या सुलह, नॉट सलाह, सुलह वगैरह हो सकती है। तो बात करता है अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन हुआ है इस एक्ट में, इधर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स, ठीक है, कोई कॉन्ट्रवेंशन हुआ है, देन क्या वो कंपाउंडेड है? तो बोलता है बी कंपाउंडेड बाय द कंट्रोलर। कंट्रोलर उसको कंपाउंडिंग कर सकता है, या कोई अदर ऑफिसर जो स्पेशली ऑथराइज्ड है, या फिर इवन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है कंपाउंडिंग अलाउ कर देगा, बट क्या बोल रहा है? कुछ कंडीशंस होंगी, उनको ध्यान में रखा जाएगा। देन प्रोविजो बात करता है कि सच सम शाल नॉट इन एनी केस एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट। जैसे भी कोई अपराध किया और वो बोल रहा है कि यार साहब गलती हो गई, कुछ आप देख लो क्या कर सकते हैं इसको, कि सजा वगैरह ना भुगतनी पड़े। तो उन्होंने बोला एक काम करो, जो तुमने काम किया उसकी मैक्सिमम पेनल्टी जो है 25 लाख है, तुम 20 लाख जमा कर दो, जो भी उसका नुकसान वगैरह हुआ है, हम तुम कंपाउंडिंग हो जाएगी। तो उन्होंने वही चीज बोली कि जो सम है वो कितना होगा, तो इन्होंने बोला एक्सीड नहीं होगा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी है, क्या आपने अपराध करा और आपको इतनी पेनल्टी भरनी पड़ती, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, उतना अगर दे दोगे तो कॉन्ट्रावेंशन जो है कंपाउंडिंग हो सकती है। और ये जो है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला तो यहां एमसीक्यू बन सकता है, दूसरा कब करी जा सकती कंपाउंडिंग, पहले या बाद में? तो इसमें बोला है ईदर बिफोर और आफ्टर, पहले भी की जा सकती है केस फाइल होने से, और केस होने के बाद भी की जा सकती है। यहां पर क्लियरली लिखा है इंस्टीट्यूशन ऑफ एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग, उसके पहले भी और बाद में भी, दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही क्वेश्चन, बस यही दो क्वेश्चन आ सकते हैं, कितना सिंपल हो गया। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 2, नथिंग इन द सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू अ पर्सन जो कमिट कर रहा है सेम और सिमिलर कॉन्ट्रवेंशन। सेम और सिमिलर कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है 3 साल के अंदर अंदर, पहले कॉन्ट्रवेंशन कर चुका है फिर 3 साल के अंदर कर दिया, तो भैया आपके लिए सुलह, कंपाउंडिंग, ये सब जो है आपके लिए है ही नहीं। 3 साल के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये, आपका एमसीक्यू बन सकता है यहां से। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। कंपाउंडिंग हो सकती है, ध्यान रखो, बट किस केस में हो सकती है, किस केस में नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। देन बात करता है एक्सप्लेनेशन की, कोई भी सेकेंड या सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रवेंशन उस 3 साल के बाद होता है, जो हमने ऊपर देखा 3 साल के अंदर किया तो क्या होगा, कंपाउंडिंग अलाउड नहीं है। बट पहला अपराध किया था उसको करके 3 साल हो गए हैं भैया, अब हम फिर कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, उसको हम फिर नहीं गिनेंगे, उसको हम जो है अभी जो आपने दूसरा वाला किया ना उसको फर्स्ट कॉन्ट्रवेंशन ही मानेंगे। ठीक है, और कंपाउंडिंग हो सकती है वापस से, मतलब कुल मिलाकर 3 साल का गैप होना चाहिए, राइट। चलिए, वेयर एनी कॉन्ट्रवेंशन हैज बीन कंपाउंडेड, तो कोई प्रोसीडिंग, कोई फर्दर प्रोसीडिंग वगैरह नहीं होगी, कंपाउंडिंग हो गई ना, बस खत्म है खेल, फिर कोई प्रोसीडिंग, फिर कोई कार्यवाही वगैरह नहीं होगी, वो गिल्टी वगैरह फिर और उस चीज के लिए नहीं होगा।
देन आगे बात करें, सेक्शन 64 बात करता है रिकवरी और पेनल्टी और कंपनसेशन। पेनल्टी वगैरह इम्पोज की जाएगी, कंपनसेशन दिया जाएगा इस एक्ट में, और अगर नहीं दिया गया, इफ इट इज नॉट पेड, तो वो रिकवर किया जाएगा एज एन अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। और लाइसेंस वगैरह है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक वो पेनल्टी पे नहीं कर देता। तो ये बात करता है सेक्शन 64। आई होप यहां तक अभी आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से क्लियर है। सो देन आगे बढ़ते हैं चैप्टर 11 की ओर, ऑफेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी क्वेश्चंस आपको यहां से पेनल्टी वगैरह के पूछे जाते हैं ऑफेंसेस में से। यहाँ पर कुछ पेनल्टीज वगैरह दी हुई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 साल 5 लाख, 3 साल 2 लाख वगैरह वगैरह हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर 11 डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि ऑफेंसेस जो हैं आईटी एक्ट के अंदर कहाँ दिए हुए हैं, तो चैप्टर 11 और चैप्टर 9 को ध्यान रखिएगा। सेक्शन 65 बात कर रहा है, अगर कोई टेम्पर करता है, मतलब कोई छेड़छाड़ करता है कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ, कोई भी जानते हुए या उसका आशय ऐसा है, ठीक है, कंसील करना है, डिस्ट्रॉय करना है, ऑल्टर करना है, या इंटेंशनली जानते हुए ये सब करना है, किस चीज के साथ, कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क। देखो मैं एक बहुत बेसिक चीज बताता हूँ, आप ना सिर्फ कंप्यूटर पकड़ के चलो कि कंप्यूटर के साथ करता है, आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो ना उतना सिंपल करो। ये जो बड़े बड़े वर्ड है, प्रोग्राम, सिस्टम, नेटवर्क, वैसे मैंने बताया हुआ है, बट अगर नहीं भी करके इसको सिर्फ सबको मर्ज करके कंप्यूटर भी समझोगे ना, सिर्फ समझने पर्पज से बता रहा हूं मैं आपको, आपके लिए ही इजी हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, कहीं भी कुछ हो, अच्छा कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की है कुल मिलाकर, बस इतना सा ध्यान रखना है, तो वो पनिशेबल है। इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, 3 साल, और फाइन जो है 2 लाख रुपए। देखो सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पर याद करने का है, साइड में लिख लो, साइड में लिख लोगे, बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा पूरा पूरा, बस साइड साइड का देखते ही चलना रहेगा। बस हेडिंग पढ़ो सेक्शन की कि अच्छा टेम्परिंग वाला, अच्छा ये पनिशमेंट है 3 साल और 2 लाख रुपए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने कंप्यूटर सोर्स कोड एक्सप्लेन भी किया है, आपको समझना हो समझ लेना, वरना जो मैंने एडवाइस दी अगर आप मानो तो आपके भले के लिए। देन सेक्शन 66 बात करता है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। कंप्यूटर से संबंधित कोई अपराध करता है, कोई व्यक्ति डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली ऐसा कोई एक्ट करता है जो कि सेक्शन 43 में दिया गया है, ठीक है, जिसके बारे में सेक्शन 43 में आपको बताया गया है, जो कि हमने पढ़ा था, ध्यान आ रहा होगा, चैप्टर 9 शुरू किया था जब हमने। पेनल्टी कंपनसेशन, कोई ने वायरस डाल दिया, किसी ने कुछ टेम्पर किया, डिलीट करा, डिस्ट्रॉय करा, आप ही को एक्सेस नहीं दे रहा है आपके लैपटॉप की, तो फिर, तो वैसे कोई अपराध अगर किया, जैसा कि मैंने आपको पेनल्टी भी बताया था और मैंने वहां लिखवाया भी था कि रीड अलोंग विद सेक्शन 66, ठीक है। अगर याद नहीं है तो बादाम खाना शुरू करना है, ओके। तो कितनी है, 3 साल और 5 लाख रुपए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पर, आपको बस यहाँ पर पेनल्टी ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है। सेक्शन 66A, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस। अगर कोई ऑफेंसिव मैसेजेस भेजता है आपको तो क्या पनिशमेंट होगी, तो कोई व्यक्ति जो भेज रहा है बाय मींस ऑफ अ कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस से कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि ऑफेंसिव है, ठीक है, मेनेंसिंग कैरेक्टर वगैरह की है, तो या फिर मतलब धमकाना, धमकाने वाला ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से, और या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो कि वो जानता है कि गलत है, बट फॉर द पर्पस ऑफ आपको अनोइंस कॉज करने के लिए, इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्ट, इंसल्ट, इंजरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एनमिटी, हेट्रेड, इलविल के चलते वो ऐसा करता है, या फिर कोई एनी इलेक्ट्रॉनिक मेल और मेल मैसेज के थ्रू ऐसा कुछ आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हर्ट वगैरह, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है। इम्प्रिजनमेंट जो है 3 साल तक की सजा है, मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। तो ये आपको बहुत सारे ना यहाँ पर आपको जनरल चीज़ें भी पता चलेंगी, जैसे कि कई बार होता है ना कि भाई अगर आपको कोई सवाल भी इस तरीके से पूछता है कि यार ऐसा कोई ना, मेरे पास एक मेल आया है जो मुझे धमका रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, या इस तरीके से कुछ करने को बोल रहा है, तो ये सब जो है एक्ट एक्चुअली, ये सब सेक्शंस जो है ना उन पर लागू होते हैं, ओके। तो 66A के अंदर उसको पनिशमेंट हो सकती है अगर आप केस वगैरह करते हो तो, ओके। आगे बढ़ते हैं। देन सेक्शन 66, ओके, जो ये 66A है ना, ये आपका
मैं बताना भूल गया, ये जो है ना मैंने पढ़ा ज़रूर दिया है, बट ये जो सेक्शन 66A है, एक्चुअली क्या है इसमें फ्लो में पढ़ा दिया मैंने आपको। 66A जो है ना ये हट चुका है, ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो चुका है, और इसका जो केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है। ऑब्वियसली इसके अंदर तो नहीं पूछा जाएगा आपका, बट यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ये किस केस के थ्रू हटा है 66A। तो आपको ध्यान रखना है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये केस जो है 2015 का है। इस केस से 66A जो है ये हट चुका है, तो इसको नहीं पढ़ना है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो गया था क्योंकि इसको माना गया था कि ये 19(1) के ए का जो है उल्लंघन वगैरह कर रहा है, वॉयलेटिव है। ओके, सो फ्लो में क्या हुआ मैंने आपको पढ़ा दिया 66A, बट ठीक है कोई नहीं, एटलीस्ट आपको समझ में भी आ गया। और इस चीज़ को जो है ये श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है, ठीक है। इस चीज़ को जो है ना हटा दिया गया है सेक्शन 66A को, और ये कब हटा है, ये 24/3/2015 इस डेट को ये हटा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये 66A जो है ये किस केस से हटा है, तो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस है, ध्यान रखिएगा। ओके, एक्चुअली क्या पीडीएफ में शायद ये इसमें दिया नहीं हुआ है कि ये हट गया है, बट अगर आप डायरेक्ट है आपके पास, आप पढ़ रहे होंगे तो आपको क्लियरली वहां पर दिख जाएगा कि नीचे ही उन्होंने स्टार मार्क करके लिखा हुआ है कि ये चीज़ हट चुकी है। ओके, आगे बढ़ते हैं 66B की ओर। 66B बात करता है, अब ये बहुत ही सिंपल प्रोविजन है, 66B से 66E तक बात करता है पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन। कोई व्यक्ति डिसऑनेस्टली रिसीव करता है या रिटेन करता है किसी का स्टोलन, चोरी हुआ कंप्यूटर, कम्युनिकेशन डिवाइस, फोन वोन वगैरह, तो क्या सजा होगी यहाँ पर, तो मे एक्सटेंड टू 3 years और 1 लाख। यहाँ पर आप साइड में लिखते जाएं 3 years और 1 लाख रुपए की सजा हो सकती है। सी बात करता है आइडेंटिटी थेफ्ट, आपने किसी की आइडेंटिटी चुराई, अगर जैसे मान के चलो मूवीज में देखते हैं ना कि किसी ने गिलास से पानी पिया, आपने गिलास में फिंगरप्रिंट का वो कुछ चिपकाया होगा, जैसे ही वो अगला व्यक्ति गया आपने उसका गिलास उठाया और फिंगरप्रिंट्स निकाल लिए, और फिर उसका कहीं तिजोरी में जो भी ऐसा कुछ करके, या पासवर्ड लैपटॉप में भी जो फिंगरप्रिंट आते हैं सेंसर, उसमें लगा के आपने लॉग इन पा लिया या कुछ भी इस तरीके से किया, तो 3 साल और 1 लाख रुपए। इसका भी 3 साल 1 लाख है, तो सिंपल है, याद हो जाएगा इजीली, 3 साल है और 1 लाख है, ध्यान रखिएगा। 66D बात करता है पर्सोनेशन, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, अगर आपने किया है कोई भी किसी और को मतलब बनकर, ठीक है ना, गुप्ता जी शर्मा जी बनकर ऐसा पर्सोनेट करते हैं, तो फिर सजा क्या है, 3 साल और 1 लाख रुपए, यहाँ भी वही है। ई बात करता है वायलेशन ऑफ प्राइवेसी के बारे में, ठीक है, अगर आप वायलेट कर रहे हो किसी की प्राइवेसी वगैरह, तो उसके वायलेशन के बारे में बात करता है कि जो कोई भी इंटेंशनली या नोइंगली कैप्चर कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है इमेज प्राइवेट एरिया की किसी व्यक्ति की, ठीक है, बिगर उसके कंसेंट, विदाउट हिज और हर कंसेंट, अंडर सर्कमस्टेंसेस वायलेट कर रहा है, तो यहाँ पर 3 साल और 2 लाख रुपए की सजा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन साइबर टेररिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, सीसीएफ ये 2016 में, अगर एमपीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये जो है 2016 में इससे क्वेश्चन बना है और इस बार भी बनने के चांसेस हैं। साइबर टेररिज्म के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि जो कोई भी किस इंटेंशन से, कि यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को थ्रेटन करता है, ये उसका इंटेंट है, या फिर टेरर करना पब्लिक को, पब्लिक में वो नहीं, आप देखते होगे शक्तिमान देखते होगे, तो उसमें किल्वेश का काम क्या होता था, अंधेरा कायम रहे, लोगों में दहशत पहुंचानी, राइट। तो अगर कोई टेरर वगैरह स्ट्राइक कर रहा है पीपल में, ठीक है, उसका ये इंटेंशन है, उसको थ्रेटन करना है सिक्योरिटी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया पर, तो यहाँ पर अगर वो क्या कर रहा है, जो लोग हैं उनको डिनाई कर रहा है, डिनाइल ऑफ एक्सेस टू एनी पर्सन, कि वो ऑथराइज नहीं कर पा रहा उसका कंप्यूटर। इसका एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, एक ब्लू वेल गेम आया था, अब पता नहीं आप लोगों में से कितना जानते होंगे लोग इस चीज़ को। ब्लू वेल गेम आया था जिसको वो एक्चुअली क्या करता था, वो सारी डिटेल्स निकाल लेता था आपके घर वगैरह की, और फिर जो भी उससे इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाती थी, और वो टास्क देता था, और एंड में कभी बोल देता था कि आपको छत से कूद जाना है नीचे, और नहीं कूदोगे तो मैं घर वालों को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे वगैरह वगैरह। और वो आपको मालूम होगा तो आप शायद जानते हो, तो ऐसा कुछ करके जो अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। देन दूसरा बात कर रहा है अटेम्प्टिंग टू पेनिट्रेट और एक्सेस अ कंप्यूटर डिवाइस विदाउट ऑथराइजेशन, बगैर कोई ऑथराइजेशन के, या और जो ऑथराइजेशन है उसको एक्सीड कर जाए, ठीक है, मतलब आपका पासवर्ड फोन का आपने डाला हुआ है बट स्टिल आप वो कोई लॉगिन कर जाए उस चीज़ को। इंट्रोड्यूस करना कोई कंप्यूटर कंटामिनेंट वायरस वगैरह,
तो इस तरीके से अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए जो अगर किसी की डेथ हो जाए, लाइकली टू कॉज डेथ या इंजुरी टू पर्सन या फिर डैमेज वगैरह हो जाए, प्रॉपर्टी वगैरह को डिस्टर्ब, तो इसकी पेनल्टी वगैरह जो कितनी है, पेनल्टी बड़ी ही सतर्क बोल रहा हूँ मैं, पेनल्टी बड़ी खतरनाक है। यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाती है पेनल्टी, जस्ट मिनट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, LI तक यहाँ पर दी जा सकती है। तो ये आपका पढ़ लेना इसको आप अच्छे से कि ये डिस्ट्रप्शन सप्लाई वगैरह कम्युनिटिंग एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है क्रिमिनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, यही यहाँ पर लिखा हुआ है बी में, नोइंगली ये चीज़ें कर रहा है। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, जो फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन स्टेट के साथ, उनमें अगर कहीं कुछ इस तरीके से टेरर करना या कुछ भी इस तरीके से जो ऊपर हमने पढ़ा, वो चीज़ें अगर होती हैं, तो जो कोई भी कमिट कर रहा है या कॉन्स्पायरेसी मतलब कॉन्स्पिरेसी भी कर रहा है, कॉन्स्पायर कर रहा है कमिट करने का साइबर टेररिज्म, तो पनिशमेंट दी जा सकती है LI तक की। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 67। ओके चलिए, सेक्शन 67 बात करता है पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो कोई भी पब्लिश कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऐसा कोई मटेरियल लेसिशियस या फिर अपील कर रहा है टू दी प्रूडेंट इंटरेस्ट, इनका मतलब क्या होता है, सेक्सुअल इंटरेस्ट प्लस अपीलिंग टू सेक्सुअल डिजायर वगैरह, इस चीज़ को ट्रांसमिट कर रहा है कोई ऑब्सीन मटेरियल, तो यहाँ पर पनिशमेंट वगैरह दी जा सकती है। पनिशमेंट है एक्सटेंड टू 5 years एंड ऑल्सो विथ फाइन टू 10 लाख। एक्चुअली दो पनिशमेंट है इसमें, पहली फर्स्ट कन्विक्शन की है, फर्स्ट कन्विक्शन की जो पनिशमेंट है वो 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और 5 लाख तक, और सब्सिक्वेंट वाली जो है या सेकंड कन्विक्शन कह लो आप, उसमें 5 साल एंड 10 लाख रुपीज, ये दो पनिशमेंट है, साइड में लिख लें तो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है यहाँ भी। ऑल राइट, देन 67A, इस पे क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है आपसे। ओके, punishment for publishing or transmitting of material containing sexually explicit act in electronic form। ऑलराइट, तो इस पर क्या पेनल्टी है, तो यहाँ की पेनल्टी जो है आपकी दो पेनल्टीज हैं, 3 साल 5 लाख। अगर फर्स्ट कन्विक्शन की बात करें तो जो पेनल्टी है वो है 5 साल और 10 लाख है। ओके, मैंने ऊपर वाली बोल दी। सेकंड में क्या है, सेकंड में आपकी जो है वो है 7 years एंड 10 लाख रुपीज। देखो यहाँ पर कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं, सिर्फ पेनल्टीज वगैरह हैं, इसके बाद कुछ पढ़ने का कंटेंट आएगा तो वहाँ पर अच्छे से देखेंगे। ये सब आपको बस थोड़ी सी पनिशमेंट ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पनिशमेंट्स जो हैं वो ध्यान रखनी है, बाकी आप एक बार रीड सबकी लगा लेना कि एक बार आपको आइडिया हो जाए कहाँ पर क्या दिया हुआ है। देन आगे बढ़ते हैं। ये आगे आपका चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट में अगर चिल्ड्रन वगैरह से रिलेटेड है तो उसके संबंधित में अगर आप पब्लिश कर रहे हो इस तरीके से कुछ भी, या क्रिएट टेक्स्ट डिजिटल इमेज अगर कोई कर रहा है तो फैसिलिटेट कर रहे हो अब्यूजिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन, तो ये सब जो है फर्स्ट कन्विक्शन सेकंड कन्विक्शन यहाँ पर पनिशमेंट दी हुई है, आप देख लीजिएगा, वही है 5 साल 10 लाख, सेकंड में बात करता है 7 साल और 10 लाख रुपए तक। ओके, देन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, बात करता है कि जैसे कि हम जो साइंस वगैरह पढ़ते हैं, साइंस की बुक्स में जो डायग्राम्स वगैरह होते हैं वहाँ ऐसा कुछ यूज़ किया गया है, तो उसके संबंध में जो है वो आ जाता है, बोनाफाइड यूज़ के लिए हो जाता है, तो वो सब जो है यहाँ पर उसको एक्सेप्शन माना गया है। ओके, 67C, वो कितना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप देख लेना, पावर टू कंट्रोल टू गिव डायरेक्शन, 68 नॉट इंपॉर्टेंट अगेन। 69 पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर इंटरसेप्शन, ये आप देख लें, 69 बात करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, ये आपने देखा होगा मूवीज़ में कि जो फ़ोन कॉल कहीं कोई कोई बात कर रहा है और खुफिया एजेंट्स जो होते हैं वो सुन रहे होते हैं बातें, तो ये वही चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को लगता है, या कोई भी जो उनके द्वारा ऑफिसर जो स्पेशली ऑथराइज है, अगर उनको लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट के चलते कि कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है या कहीं कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा है, तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और इन्वेस्टिगेट में करना क्या कर सकते हैं, वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, कॉल को मॉनिटर कर सकते हैं और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ की परमिशन दे देंगे तो फ़ोन कॉल को या कोई कोड को इंटरसेप्ट करना, ऐसे मूवीज़ में आप देखते हो जनरली, तो वही चीज़ के बारे में यहाँ पर परमिशन दी जा सकती है। ओके, देन प्रोसीजर एंड सेफगार्ड सब्जेक्ट टू सच इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग डिस्क्रिप्शन जो है कैरिड आउट की जाएगी, जो सब्सक्राइबर या इंटरमीडियरी है या कोई भी व्यक्ति जो इंचार्ज है उस कंप्यूटर सोर्स का, जब उसको एजेंसी द्वारा बुलाया जाएगा तो वो फैसिलिटेट करेगा, असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, उनको एक्सेस देगा वगैरह वगैरह, ये सब लिखा हुआ है, और अगर वो असिस्ट नहीं करता है, फेल्स टू असिस्ट, तो पनिशमेंट 7 साल तक की दी जा सकती है। ओके,
आगे बढ़ते हैं 69A। इतना कोई खास नहीं है 69A, इसको आप पढ़ लीजिएगा, रीड करना है आपको यहाँ पर। 69B भी कोई इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस एक एक बार आपको रीड कर लेना है। देन आ जाए 70 पर। सेक्शन 70 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टेड सिस्टम के बारे में बात करता है। सो प्रोटेक्टेड सिस्टम क्या है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके डिक्लेयर कर देगी कोई भी कंप्यूटर सोर्स को जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है फैसिलिटी ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, उसको मतलब कुल मिलाकर ये एक सिस्टम को प्रोटेक्टेड सिस्टम घोषित कर रहे हैं। जो ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इस तरीके से कुछ कहीं पर होती है तो उसको ये एक प्रोटेक्टेड सिस्टम घोषित कर रहे हैं कि भाई इसमें आप जो है अगर कोई भी इसको हैक करने की या किसी भी तरीके से कुछ कोशिश करता है तो पेनल्टी पनिशमेंट वगैरह दी जाएगी। तो यहीं पर ये लिखा हुआ है कि मे इन राइटिंग ऑथराइज कर देगा पर्सन को कि कौन ऑथराइज है कि कौन इस प्रोटेक्टेड सिस्टम की एक्सेस ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है, इसका कॉन्ट्रावेंशन करता है और उस प्रोटेक्टेड सिस्टम में एक्सेस पाने की कोशिश करता है तो पनिशमेंट यहाँ पर दी हुई है 10 साल तक की पनिशमेंट एंड फाइन वगैरह लगाया जा सकता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2009 में एक पूछा भी गया है यहाँ से। ओके, तो ध्यान रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी इन्फॉर्मेशन, ये सब वगैरह ठीक है। सेक्शन सब सेक्शन 4 इतना कोई खास वो नहीं है, वही सब है, प्रोसीजर जो उनके होते हैं वो सब फॉलो करेंगे। 70 ये बात कर रहा है नेशनल नोडल एजेंसी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट में और एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की उसको डिक्लेयर कर देगी एज नेशनल नोडल एजेंसी। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन, वही सेक्शन 70 के संबंध में एक नेशनल नोडल एजेंसी बना रहे हैं। ओके, अब इसका काम वगैरह क्या होगा? तो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर ऑल मेजर्स इंक्लूडिंग रिसर्च डेवलपमेंट R&D वगैरह रिलेटेड टू इसको प्रोटेक्ट करने से। ओके, देन 70B है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की जो सर्व करेगी एज नेशनल एजेंसी फॉर इंसिडेंट रिस्पॉन्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर रही है एक एजेंसी को जिसको कहा जाएगा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। और ये क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी इस एजेंसी को एक डायरेक्टर जनरल एंड सच ऑफिसर्स जो कि इसके अंदर एम्प्लॉयड होंगे। सैलरी अलाउंसेस ये सब डिसाइड वगैरह कर देंगे, ये आप पढ़ लेना। और ये जो एजेंसी है, ये जो टीम है, ये सर्व करेगी एज नेशनल एजेंसी, परफॉर्म करेगी कुछ फॉलोइंग फंक्शंस: कलेक्ट करना, फोरकास्ट करना, इमरजेंसी मेजर्स, कोऑर्डिनेशन, इशू करना गाइडलाइंस, एडवाइजरी वगैरह वगैरह। ये आप रीड कर लेना इनके जो फंक्शंस हैं। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। देन अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, इंटरमीडिएट, डेटा सेंटर, बॉडी कॉर्पोरेट या कोई व्यक्ति फेल हो जाता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में सबसेक्शन 6 के अंदर जो डायरेक्शन दिए गए हैं, ठीक है, मतलब कोई भी एजेंसी को अगर वो इंफॉर्मेशन मांगते हैं किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, इंटरमीडिएट से, और ये नहीं देते हैं तो पनिशमेंट बताई गई है 1 साल एंड 1 लाख रुपए तक का जुर्माना बताया गया है। और यहाँ पर कोई भी कोर्ट जो है संज्ञान नहीं लेगा, कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कंप्लेंट नहीं की जाती इस ऑफिसर द्वारा जो कि ऑथराइज एजेंसी के संबंध में। ओके, देन 70 बात करता है पेनल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। 71। ओके, अगर कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन करता है या सप्रेस करता है कोई मटेरियल फैक्ट कलेक्टर से, सर्टिफाइंग अथॉरिटी से, जब लाइसेंस वगैरह दिया जाता है, अगर उसने कुछ छुपाया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी या छुपाई या फिर उसको मिस रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर पनिशमेंट बताई गई है 2 साल एंड 1 लाख रुपए की। देखो सारी पनिशमेंट याद नहीं करनी है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाली आप देख लेना, ठीक है, जैसे कि मैंने जहाँ जहाँ कुछ कुछ बताई है, जहाँ पर ये जैसे इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 72 बात करता है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। अगर कोई कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी का ब्रीच करता है तो पेनल्टी वगैरह यहाँ पर लगाई जा सकती है। इस एक्ट का उल्लंघन किया है तो पनिशमेंट कितनी होगी? 2 साल और फाइन 1 लाख रुपए। देन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट था उसके चलते अगर कोई इंफॉर्मेशन ब्रीच हुई है, डिस्क्लोज की गई है जो कि नहीं करनी चाहिए थी, तो पेनल्टी लगाई जा सकती है। और पेनल्टी कितनी है? इम्प्रिजनमेंट है 3 साल तक की एंड 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। 3 साल एंड और है और 5 लाख और विद बोथ भी है, ठीक है। बोथ तो हमने वैसे हर जगह ही देखा है। चलिए, उसके बाद ये सब इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्ट टू अप्लाई फॉर ऑफेंसेस कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर भी हो गए तो हमने देखा था कि इंडिया के बाहर भी ये एक्ट जो है आपका लागू होता है।
तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि जो भी प्रोविजन है इस एक्ट के अप्लाई होंगे टू एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रवेंशन जो इंडिया के बाहर किया गया है किसी भी पर्सन द्वारा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इस नेशनैलिटी, भले ही वो इंडियन हो कोई और भी हो, बट वो लागू होगा। और ये जो एक्ट है अप्लाई होगा ऑफेंस कॉन्ट्रवेंशन कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन इफ द एक्ट और कंडक्ट, वो अपराध कर रहा है या कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है इन्वॉल्व, कि वो लोकेटेड है इंडिया में। ये शर्त है कि बाहर वाला भी कोई हो, बट अगर कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क इंडिया में लोकेटेड है, ऐसा कोई अपराध हुआ है, तो फिर एक्ट जो है आपका बाहर भी अप्लाई होगा। ओके 76 कॉन्फिस्केशन से रिलेटेड है, नॉट इम्पॉर्टेंट, पढ़ लेना आप इस चीज़ को। कंपाउंडिंग ऑफेंसेस है ये, यहाँ पर वही चीज़ जो हमने ऊपर भी पढ़ी थी वैसे ही यहाँ पर भी है। कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन जो है वो कंपाउंड कर सकता है ऑफेंसेस अदर देन दी ऑफेंसेस जिनके लिए जो पनिशमेंट है वो क्या है, पनिशमेंट फॉर लाइफ है या फिर इम्प्रिजनमेंट जो है 3 साल से ज़्यादा के लिए, उसमें कंपाउंडिंग नहीं होगी। LI और 3 साल से ज़्यादा वाली पनिशमेंट है उसमें कंपाउंडिंग नहीं होगी, इसका मतलब 3 साल से कम वाले में हो सकती है। एंड प्रोवाइडेड दैट कोर्ट जो है कंपाउंड नहीं करेगा वो ऑफेंस जहां पर एक्यूज जो है बाय रीजन ऑफ इस प्रीवियस, मतलब पहले भी कन्विक्ट हो चुका है, उसको इवन इनहेंस पनिशमेंट मिलनी चाहिए और ज्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि ये ढीठ व्यक्ति है, पहले भी पकड़ा चुका है, तो उधर भी कंपाउंडिंग नहीं होगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट कोर्ट शैल नॉट कंपाउंड एनी ऑफेंस वेयर सच ऑफेंस अफेक्ट्स द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगर कोई कोर्ट जो है कंपाउंडिंग वहां भी उस केस में नहीं देगा जहां पर किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध किया है जिसके कारण सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है कंट्री की, या फिर वो अपराध जो है 18 साल से कम के बच्चे के अगेंस्ट हुआ है या फिर एक वुमन एक महिला के अगेंस्ट हुआ है, तो फिर वो चीज यहाँ पर कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी, कंपाउंडिंग अलाउ नहीं है। और अगर जहां पर कंपाउंडिंग है तो पर्सन जो एक्यूज है वो अप्लाई कर सकता है कंपाउंडिंग के लिए। आपने सीआरपीसी में देखा होगा, तो यहाँ पर 265B और 265C के बारे में इन्होंने बताया है। ओके देन 77B, आज इसको खत्म ही कर देते हैं। 77B बात कर रहा है, यहाँ से क्वेश्चन भी बना है। ओके ये राजस्थान में आया था क्वेश्चन, ऑफेंसेस विथ 3 years इम्प्रिजनमेंट टू बी बेलेबल। बात कर रहा है कि जो ऑफेंस है पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years, 3 साल या उससे ज्यादा का कोई ऑफेंस किया तो वो कॉग्निजेबल है कि जहां पर विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। एंड जो ऑफेंस 3 साल तक के वहां पर बेल मिल सकती है। ये दो चीजें हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 78 बात करता है पावर टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंस, तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, मतलब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर होना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है ऑफेंस इस एक्ट के अंदर। यहाँ भी आपका MPADPO में 2016 और 2008 में ये क्वेश्चन आया है, तो इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर होना चाहिए। देन ऑलमोस्ट खत्म है। चैप्टर 12 बात करता है इंटरमीडियरीज नॉट टू बी लायबल इन सर्टेन केसेस। तो ये जो है एक काम करते हैं इसको ओके कितने कुछ 10-12 ही सेक्शन बचे, वैसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऐसे कुछ ज़्यादा है नहीं, आप चाहें तो इसको इजीली पढ़ सकते हैं। एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन के बारे में बात करता है कि जो लाइबिलिटी है इंटरमीडिएट के ऊपर अगर कोई लाइबिलिटी आती है तो कुछ केसेस में उसको एग्जम्प्ट किया जा सकता है। चलिए ओके, तो एक काम करते हैं इसको ओके तो इसको आप पढ़ लेना सेक्शन 79 को, अगर कोई डाउट आए तो पूछ लेना, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बात करता है कि जो भी इंटरमीडियरीज हैं वो लायबल नहीं होंगी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन डेटा कम्युनिकेशन लिंक वगैरह, उसके संबंध में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो रीडिंग इसकी कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें चैप्टर 12A की, तो यहाँ पर 79 है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर एक एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को नोटिफाई करता है। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए करता है, टू एक्सपर्ट ओपिनियन जिससे वो प्रोवाइड कर सके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस पर। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस इन्होंने नीचे एक्सप्लेनेशन में बताया भी है, मतलब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोवेटिव वैल्यू जो कि इधर स्टोर और ट्रांसमिट की गई है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे कि कंप्यूटर एविडेंस, डिजिटल ऑडियो, डिजिटल वीडियो, उस पर अपनी ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन दे सके, तो वो यहाँ पर नोटिफाई कर रहा है कोई भी ऑफिशियल गैजेट में, कोई भी डिपार्टमेंट बॉडी एजेंसी को ये बना देंगे एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। देन आगे बढ़ते हैं। देन आता है आपका लास्ट चैप्टर 13 मिसलेनियस। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन 80 से आपके एग्जाम में पूछा गया है कि
पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स टू एंटर सर्च, की कौन कर सकता है, तो एनी ऑफ पुलिस ऑफिसर जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर हो, या कोई भी ऑफिसर जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज कर दे, वो एंटर कर सकते हैं पब्लिक प्लेस में, सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं बिगर वारंट के, कुछ भी मिलता है उनको, सस्पेक्टेड है कि भाई कहीं पर ऑफेंस हुआ है, तो वो इस तरीके से सर्च वगैरह कर सकते हैं। देन वेयर, अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है सबसेक्शन 1 में बाय एन ऑफिसर अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी ऑफिसर से होता है, तो बिगर कोई डिले के या तो उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजा जाएगा, या फिर उसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के समक्ष भेजा जाएगा। देन प्रोविजन जो है सीआरपीसी के वो लागू होंगे यहाँ पर। एक्ट का जो है ओवरराइडिंग इफेक्ट है, इस एक्ट का जो है दूसरे एक्ट पर ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, कि अगर कहीं कुछ और बात करता है और ये कुछ और बात करता है, तो ये जो बोल रहा है इसकी बात मानी जाएगी। देन 81 इंपॉर्टेंट नहीं है, बात करता है ये एक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड ट्रंकेटेड चेक पर भी अप्लाई होता है, इसको आप रीड भी क्या ही करोगे, इसमें कुछ है नहीं एज सच। देन इम्पॉर्टेंट आप 84, यहाँ पर एडीपीओ में पता नहीं क्यों इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये किस सेक्शन में दिया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, तो ये भी हमने पढ़ा ही हुआ है बहुत सारे एक्ट्स में, कि कोई भी गुड फेथ में अगर किसी ने इस एक्ट के अंदर कोई गवर्नमेंट ने कोई ऑफिसर ने कुछ किया है, तो सूट प्रोसिक्यूशन लीगल प्रोसीडिंग वगैरह नहीं लगाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 84 बी 84 सी इंपॉर्टेंट है, अबेटमेंट के संबंध में बात की गई है, कि अगर किसी ने अबेट किया और उसके कॉन्सिक्वेंस में अगर कुछ अपराध होता है और कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है कि अबेटमेंट की क्या पनिशमेंट है, तो जो पनिशमेंट उस ऑफेंस की है वही पनिशमेंट अबेटमेंट वाले को भी दी जाएगी। वैसे ही अटेम्प्ट के केस में बात करता है, अगर अटेम्प्ट किया है कोई अपराध और अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं दी गई है, तो जो भी अपराध का अटेम्प्ट किया है, जो अपराध की पनिशमेंट है, उसकी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो होगी, वो यहाँ पर उतनी वहां तक दी जा सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन ऑफेंस बाय कंपनी, जिसको पढ़ने से मतलब नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ अलग अलग एक्ट में। देन इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं एडीपीओ में आपके, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल्स बनाने की पावर किस सेक्शन में है, तो यहाँ पर 87 में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, देन तक कुछ खास नहीं है, आप चाहें तो एक रीडिंग लगा सकते हैं, एक ये हो गया 90, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की, बाकी के तो ओमिट हो चुके हैं, और फर्स्ट शेड्यूल हमने ऑलरेडी देख लिया था पहले वाले ही पार्ट में, कि ये जो है इन पर जो है क्या नहीं होता, ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, कुछ चीज़ हमने छोड़ी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे भी तो बड़ा ही सिंपल है, अगर इवन इन केस अगर आपको समझ में नहीं आता है, इवन डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या डाउट है। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग। सो देन मिलते हैं कोई नए एक्ट में।